सेक्शन बी में क्वेश्चन 6 जो था आपका वो ये था कि डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो ये मैंने आईक्यू इसलिए लिखा है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमें 2 बार पेपर में पूछा गया था, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी और शॉर्ट में भी। तो यहाँ पर अगर ऐसा करके लिखा है ना तो ये बेसिकली हमें जो आपकी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 है उसी के बारे में पूछ रहा है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 7 पे आ जाओ आप। हाउ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, कि किस तरीके से जो आपकी कृषि हो गई और इंडस्ट्री से जो उद्योग है वो एक दूसरे पर परस्पर कैसे निर्भर है। ठीक है, तो पहले आप जब ये क्वेश्चन लिखेंगे थोड़ा 2-4 लाइन का आप इंट्रोडक्शन जरूर दीजिएगा जिसमें आप लिखेंगे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दो बहुत ही मेजर सेक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी के, और अगर हम देखें तो बोथ जो है वो हैविली डिपेंडेंट है ईच अदर पे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और देखो जो इनकी आत्मनिर्भरता है एक दूसरे पे या हम कहें कि इंटरडिपेंडेंस है वो स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। फिर आप पॉइंट में लिखेंगे कि किस तरीके से ये एक दूसरे पर निर्भर है। फर्स्ट आप लिखिए है कि एग्रीकल्चर सप्लाई रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज, कि एग्रीकल्चर जो भी एसेंशियल रॉ मटेरियल बहुत सारी इंडस्ट्री को चाहिए होता है वो कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से। अब जैसे आपकी कॉटन, ठीक है, एग्रीकल्चर से किसको मिल रहा है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। ठीक है, उसी तरीके से गन्ना हो गया, शुगर केन हो गया आपका, वो किसको मिल जाएगा, शुगर इंडस्ट्री को। उसी तरीके से जूट इंडस्ट्री के लिए जूट हो गया, या आपके ऑयल सीड्स हो गए जो भी आपके एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए। ठीक है, तो विदाउट एग्रीकल्चर आउटपुट जो है ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री तरीके से देखी जाए तो ये आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज तो है ना वो ये कैसे काम करेगी भी। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कॉटन नहीं मिलेगा, जो चीनी की इंडस्ट्री उनको गन्ना नहीं मिलेगा तो वो कैसे काम करेंगे। तो ठीक है, पहला तो ये हो गया। आप इसमें लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर से बहुत सारी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल या कच्चा माल मिलता है। इसी तरीके से जस्ट जैसे हमने पहला पॉइंट पढ़ा ना उसी तरीके से इंडस्ट्री भी जो है इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं किसको, एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, इंडस्ट्री प्रोवाइड इनपुट टू एग्रीकल्चर। तो जिसमें आप लिखेंगे इंडस्ट्री भी सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर को। इंडस्ट्री से देखो क्या क्या मिलता है एग्रीकल्चर को, जैसे आपके फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड से, ये कहाँ बनते हैं, इंडस्ट्री में यूज कौन करता है, खेती में काम आ रहे हैं, ये लिख लीजिए। इसी तरीके से जो सिंचाई के लिए भी जो भी इक्विपमेंट लगते हैं, कुछ भी लगता है आपका, पानी के पाइप से लेकर जो भी चीजें उसमें यूज होती है, कुछ भी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ा सामान जो सिंचाई में यूज हो रहा है, तो इक्विपमेंट कहाँ बनते हैं, बनते तो इंडस्ट्री में, और काम कहाँ आ रहे हैं, एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। तो इरिगेशन के लिए जो भी इक्विपमेंट लगते हैं, ठीक है, वो हो गया। इसी तरीके से फार्म में जैसे मशीनरी यूज करते हो, तो फार्म के लिए मशीनरी भी तो प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपके ट्रैक्टर्स हो गए, पंप्स हो गए, हार्वेस्टर्स हो गए, ये सब कुछ। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख सकते हो। इसी तरीके से ये मार्केट भी प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे के प्रोडक्ट के लिए, मार्केट फॉर ईच अदर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो मार्केट भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं एक दूसरे के प्रोडक्ट के लिए। फार्मर जो है वो इंडस्ट्रियल गुड्स को खरीद रहे हैं, टूल्स खरीद रहे हैं, साइकिल खरीद रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स खरीद रहे हैं अपने यूज के लिए, कपड़े खरीद रहे हैं, ये हो गया। इसी तरीके से इंडस्ट्री, तो इससे हमने क्या देखा कि एक दूसरे के प्रोडक्ट के लिए मार्केट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो इंडस्ट्री है वो भी तो उस पर डिपेंड रहती है, किस पे, जो भी रूरल डिमांड जनरेटेड की जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम जो लोग अर्न करेंगे उससे डिमांड होगी जो। ठीक है, अगर वही कहीं ना कहीं अच्छी
एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो रही है तो उससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड और बढ़ेगी। भी किसान अगर अच्छा कमा रहे हैं तो वो भी तो खर्च करेंगे ना, भी अपनी जरूरत की चीजें लेंगे, हर किसी को तो चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जो किसान नहीं है उन्हीं लोगों को चाहिए, जो बैंक में काम कर रहे हैं, टीचर है, इंजीनियर है, ऐसा तो नहीं है ना। भी किसान भी तो कपड़े पहनेगा, जो भी नए गैजेट्स आ रहे हैं उनको चीजें तो सबको चाहिए ना, तो वही एक दूसरे के लिए बाजार भी ये उपलब्ध करा रहा है एक दूसरे के प्रोडक्ट के लिए। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं रोजगार से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो जो कृषि है वो वहां पर भी आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है लार्ज रूरल पॉपुलेशन को, ठीक है। इसी तरीके से एग्रो बेस्ड और रूरल इंडस्ट्री भी आपके नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, जो कहीं ना कहीं मतलब अ, कृषि पे प्रेशर कम कर रही है। क्योंकि देखो खेती में क्या होता है ना, काम सीजनल होता है, तो उस समय किसानों के लिए क्या हो सकता है कि जैसे इंडस्ट्री में जिसमें हमने पढ़ा था कि जो आपकी एग्रो बेस्ड या रूरल इंडस्ट्रीज होती है वहां पर उनको काम मिल सकता है। तो दोनों के दोनों सेक्टर साथ में हेल्प करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में या अंडर एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम, जिसमें हमने कहा कि एग्रीकल्चर सप्लाई करता है रॉ मटेरियल्स, फूड्स, ठीक है, ये सब कुछ देता है। इंडस्ट्री क्या करती है, इसमें वैल्यू ऐड करती है। भाई अब मतलब खेती से जो भी रॉ मटेरियल फूड्स आ रहा है उसकी जैसे प्रोसेसिंग, उसकी स्टोरेज का काम, ये सब कुछ कहाँ होता है, तो इंडस्ट्री में होता है। तो इंडस्ट्री उन चीजों में क्या करती है, वैल्यू ऐड करती है प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग से, ठीक है। तो टुगेदर ये दोनों मिलके जीडीपी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और हमारे बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा ये बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। इंडस्ट्री जो बेस्ड है देखो एग्रीकल्चर पे, वो कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है रूरल और बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एक रीजनल इम्बैलेंस होता है उसको ये रिड्यूस करती है और इंक्लूसिव ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है। ये कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट्स को और फॉरेन एक्सचेंज को। अब किस तरीके से जो भी आपके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल गुड्स है, लाइक आपके टी हो गया, कॉफी, कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर या प्रोसेस फूड हो गया, ये सिग्निफिकेंटली कहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं इन चीजों को और अच्छा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। तो हम कह सकते हैं लास्ट में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री क्लोजली एक दूसरे से लिंक है, म्यूचुअली एक दूसरे पे निर्भर है। एग्रीकल्चर जहाँ रॉ मटेरियल फूड्स प्रोवाइड करता है, तो इंडस्ट्री भी इनपुट टेक्नोलॉजी मार्केट में ये सब कुछ हमें प्रोवाइड करता है, जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन 8 था व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया जीडीपी, की क्या योगदान है पब्लिक सेक्टर का इंडिया के जीडीपी में। तो देखो आपका जो पब्लिक सेक्टर है उसमें ऐसे गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस या सर्विसेज आती है, लाइक रेलवे, पावर, बैंकिंग की, एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और उसके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करने के लिए। तो पब्लिक सेक्टर में मतलब गवर्नमेंट ओन आपके एंटरप्राइजेस और सर्विसेज आ जाती है, ठीक है। सर्विस रेलवे की होगी, पावर, बैंकिंग, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ आ जाता है। पहला उनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं जीडीपी में, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस है और जो उनकी सर्विसेज है वो मतलब ऐड करती है वैल्यू थ्रू किसके थ्रू, भाई जो उनके द्वारा इतनी सर्विसेज दी जा रही है, रेलवे की, ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशन की, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सर्विसेज, ये सारी एक्टिविटीज क्या कर रही है, आपके डायरेक्टली कंट्रीब्यूट तो कर रही है जीडीपी में, स्पेशली जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की या जो उनकी सर्विसेज है, इस तरीके से। सेकंड हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें हम ये देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर आपका, देखो किसी भी देश के लिए क्या होता है कि जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है ये मतलब एक तरीके से क्या होता है,
उनके देश के लिए एक तरीके से वो है, बैकबोन है उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। भाई अगर कुछ भी है कहीं पर भी कोई मतलब अच्छे से कोई बाहर से हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहता है तो सब देखेंगे ना कि भाई इनके यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कैसी है, कैसी इनकी रोड है, कैसे इनके यहाँ पोर्ट्स है, रेलवे है, इरिगेशन की। तो वही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक सेक्टर एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करती है रोड्स में, रेलवे पे, हाईवे पे, पोर्ट्स पे, ठीक है, एयरपोर्ट्स पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है, ताकि जो ये है हमारे देश की ग्रोथ में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी तो और भी कोई इंडस्ट्री या आपके प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये आपके इनडायरेक्टली जीडीपी को इंक्रीज कर रहा है। फिर इंडस्ट्रियल बेस क्रिएशन, इसमें हमने ये पढ़ा कि जो भी हमारी भारी भारी लाइक हैवी एंड आपकी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री है, उनको इनिशियली क्या है शुरुआत में देखे तो पब्लिक सेक्टर ने ही डेवलप किया था। वो तो अब है कि प्राइवेट सेक्टर का भी रोल बढ़ रहा है, बट शुरुआत में तो पब्लिक सेक्टर ने ही इनमें इन्वेस्ट किया था। लाइक स्टील हो गया आपकी सेल की, कोका कोला, सॉरी कोका कोला नहीं है ये, कोल हो गया, कोल इंडिया का, पावर एनटीपीसी, ऑयल एंड गैस आपका ओएनजीसी, आईओसीएल, ठीक है। तो मतलब ये भारी भारी है जो भी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री है, इनमें इनिशियली पब्लिक सेक्टर ने ही जो है पब्लिक सेक्टर के द्वारा डेवलप की गई थी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आपका यही है कि पब्लिक सेक्टर एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया का, ठीक है। लोगों को भी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, या जो भी आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज होती है वहां प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है अपनी सपोर्ट इंडस्ट्रीज या जो, ठीक है। तो पहले तो हमने रोजगार में इसमें देखा कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और गवर्नमेंट सर्विसेज, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है थ्रू एनिसिलर एंड सपोर्ट इंडस्ट्री, ठीक है। एनिसिलर मतलब जो होती है सपोर्टिव इंडस्ट्री होगी वो। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करता है लोगों की इनकम, कंजप्शन, जो जीडीपी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, जब भी हम ये बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट टर्म का यूज कर रहे हैं बार बार, तो हमारा मतलब होता है कि भी ऐसी ग्रोथ जिसमें हम ये नहीं देख रहे कि भी शहरों का ही विकास हो रहा है या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का विकास हो रहा। हम समावेशी या इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जहां पर हम बोथ अर्बन और रूरल एरिया को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होते हैं वो अपनी जो इंडस्ट्रीज है या यूनिट्स है उनको बैकवर्ड और रूरल एरियाज में भी सेटअप करते हैं, क्योंकि प्राइवेट जो होंगे ना वो थोड़ा हिचकिचाएंगे ये सोचकर कि भाई यहाँ तो कुछ फैसिलिटी नहीं है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छा मार्केट नहीं है, तो हम क्यों सेटअप करें यार। बट पब्लिक सेक्टर वहां पर आगे आके वहां भी सेटअप करता है सिर्फ इस चीज के लिए कि वहां पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, ठीक है, रीजनल इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सके। तो कहीं ना कहीं ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये कंट्रीब्यूट करती है आपके जीडीपी में। सोशल वेलफेयर ह्यूमन कैपिटल, इसमें आपका यही है। अब देखो वो ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन में या समाज के वेलफेयर में कैसे रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर खर्चा किस पे करता है, स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट या पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ठीक है। इन सब में खर्चा करके इम्प्रूव करता है ह्यूमन कैपिटल को, जो इनहेंस करती है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को और जीडीपी को। काउंटर साइक्लिकल रोल, इसमें आपका यही है कि जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, जैसे ठीक है, जैसे मतलब अलग अलग साइकिल चलते रहते हैं ना, कभी इन्फ्लेशन है, कभी पीक का पीरियड होता है, कभी डिप्रेशन है, रेसिशन है। तो उस समय क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करती है, एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करती है, डिमांड को मेंटेन करती है और जीडीपी को स्टेबलाइज करती है जब आपके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो जाते हैं।